सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बोके के बारे में। ये कहानी है एक कपल की जो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए होते हैं। तभी एक रात बिजली चमकती है और अगले दिन उन्हें पता लगता है कि दुनिया से सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, सिर्फ वही दो जिंदा बचे हैं। सारे इंसानों का अब नामो निशान तक नहीं है। तब वो लोग अपने आप को जिंदा रखने और दूसरे इंसानों को ढूंढने की उम्मीद में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बड़ी सी गाड़ी को देखते हैं और इसी गाड़ी में अभी एक लड़का और लड़की है। लड़के का नाम है राइली और लड़की का नाम है जेनाई। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये दोनों अमेरिकन है लेकिन अभी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आइसलैंड आए हुए हैं। राइली को यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर वो जेनाई को भी नजारा देखने के लिए कहता है। तभी राइली अपना कैमरा निकालता है और सारी चीजों की तस्वीरें लेने लगता है। राइली को तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। तब तक ये लोग शहर पहुंच जाते हैं और अपने होटल में जाकर के सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें पूरा शहर घूमना है। फिर ये बाहर आते हैं और अपने प्लान के मुताबिक अलग अलग जगहों को विजिट करने लगते हैं। लेकिन राइली हर वक्त तस्वीरें खींचता है ताकि वो इन सारे लम्हों को अपने पास रख सके। और इस वक्त जब ये दोनों नहाते हैं तब जेनाई मजाक करने लगती है। वो नीचे से मिट्टी उठाती है और उसे पोतने लगती है यहाँ पर राइली के चेहरे पे। तब राइली भी उसके साथ ऐसा ही करता है। ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर यहाँ से जाने के बाद जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तब जेनाई राइली को कहती है कि मैंने अपनी पूरी की पूरी सेविंग खर्च कर दी है इस ट्रिप पे। तब राइली उसे कहता है कि चिंता मत करो। इसी बीच वो उसके कैमरे के बारे में पूछती है कि इतनी सारी फोटोज वो कैसे खींच रहा है। तब राइली बताता है अपनी फिलॉसफी कि उसके पिताजी क्या कहा करते थे। उनका मानना था कि वो लम्हों को सिर्फ तस्वीरों में कैद कर सकते हैं और जो लम्हे जितने खूबसूरत थे तस्वीरों में वो लम्हे उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसीलिए राइली इन सारी चीजों की तस्वीरें खींचता है और आगे भी वो ऐसा ही करता रहेगा। फिर ये लोग निकल पड़ते हैं अपने टूर पे। ये चर्च जाते हैं और एक से एक खूबसूरत जगह पे जाते हैं। इनके साथ एक टूर गाइड भी होता है लेकिन ज्यादातर ये लोग उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। राइली हमेशा ही जेनाई की तस्वीरें खींचते रहता है। जहाँ भी उसे कोई अच्छी जगह दिखती है जेनाई को खड़े होने के लिए कहता है और तस्वीरें खींचता है। इस बीच ये लोग टूर गाइड की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो भी इन बातों को समझ जाता है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब ये लोग एक और चर्च में जाते हैं और जेनाई बताती है कि मुझे चर्च जाना पसंद नहीं था लेकिन आइसलैंड का चर्च बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे यहाँ पे चर्च जाना पसंद आ रहा है। तब ये लोग जाते हैं एक वाटरफॉल के पास। ये जगह बहुत ही खूबसूरत होती है और इस जगह पर ये लोग कुछ खास करना चाहते हैं। तब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तब तक रात हो जाती है। तब ये लोग थक हार के अपने होटल आते हैं और सो जाते हैं। फिर रात ऐसे ही बीतने लगती है लेकिन घड़ी में जैसे ही 3:25 होता है जेनाई की आंख खुल जाती है। तब वो खिड़की से बाहर देखती है क्योंकि रात में शहर और भी खूबसूरत नजर आता है। तभी वो देखती है कि आसमान में एक रोशनी चमक रही है और ये रोशनी बहुत ही तेज होती है लेकिन कुछ ही क्षण के बाद ये रोशनी गायब हो जाती है। तब जेनाई इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वापस सो जाती है। तब सुबह सुबह उसके पास आता है राइली और जेनाई को उठाने की कोशिश करता है और उठा के नीचे लेके जाता है कि इन्हें फिर से शहर घूमना है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह बचे हुए हैं जहाँ पर ये लोग नहीं गए। तब जेनाई भी नीचे जाती है लेकिन नीचे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि होटल ने आज ब्रेकफास्ट भी सर्व नहीं किया और इस बात पर राइली को बहुत गुस्सा आता है। तब राइली जेनाई को कहता है कि छोड़ो, हमें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए, हम बाहर चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन जाने से पहले वो रिसेप्शन पे जाता है। तब वो देखता है कि यहाँ पर भी कोई नहीं है। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन बाहर आते ही ये लोग देखते हैं कि पूरी की पूरी सड़क खाली है। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। फिर ये लोग एक एक करके सारे स्टोर्स में जाने लगते हैं लेकिन वहाँ पर भी कोई नजर नहीं आता। तब इनका दिमाग खराब होने लगता है। ये समझ नहीं पाते हैं कि एक ही झटके में सारे इंसान गायब कैसे हो सकते हैं। ये लगभग पूरा शहर घूम जाते हैं लेकिन इन्हें कहीं भी कोई भी इंसान नजर नहीं आता। सारी दुकानें जस की तस पड़ी हुई हैं। फिर ये लोग जाकर के एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। तब जेनाई अपनी माँ को वॉइसमेल भेजती है। इसी बीच राइली टीवी को ऑन करता है। तब वो देखता है कि सारे के सारे न्यूज चैनल्स बंद है, कल से कोई भी नई खबर नहीं आई। फिर ये लोग वापस आने लगते हैं और सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी से भी इनका कांटेक्ट नहीं होता। तब ये लोग होटल वापस आते हैं और राइली देखता है कि इंटरनेट अभी भी काम कर रहा है लेकिन सोशल मीडिया पे कल से कोई भी हरकत नहीं हुई, किसी ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है और इंटरनेट पर भी कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तब राइली और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं हर जगह के सीसीटीवी कैमरा को देखना चाहता हूँ। फिर वो पूरी दुनिया के सीसीटीवी फुटेजेस को देखने लगता है और कहीं भी उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आता। तब राइली की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो अंदर से डर जाता है
और ये दोनों दोबारा बाहर जाते हैं और हर जगह लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं कोई भी नजर नहीं आता। वैसी की वैसी गाड़ियां पड़ी हुई हैं और जेनाई बार बार अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कांटेक्ट उसकी माँ से नहीं होता। इसी बीच राइली को एक गाड़ी नजर आती है जिसकी खिड़की खुली हुई है और गाड़ी के अंदर चाबी भी लगा हुआ है। तब राइली और जेनाई दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी नजर नहीं आता। तब राइली और कंफ्यूज हो जाता है, उसे सारी चीजों का जवाब चाहिए। वो समझ नहीं पाता कि आखिर दुनिया में हुआ क्या है, आखिर सारे लोग गए तो गए कहाँ, क्योंकि कहीं कोई भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। सारी चीजें वैसी की वैसी ठीक है, सिर्फ इंसान गायब हो गए हैं। फिर धीरे धीरे जेनाई अंदर से टूटने लगती है। उसे लगता है कि सिर्फ यही दोनों जिंदा बचे हैं, लेकिन इन दोनों को इस बात की खुशी है कि ये दोनों अभी भी एक साथ हैं। तब जेनाई कहती है कि उसे होटल वापस जाना है और राइली उसे वापस लेकर के आता है। फिर वापस आते ही जेनाई कहती है कि खिड़की के पर्दे गिरा दो, क्योंकि मुझे सोना है, मैं बहुत ही ज्यादा जग चुकी हूँ। लेकिन राइली अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा है और चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। फिर जब वो थोड़ी देर के बाद जेनाई के पास आता है, तब वो देखता है कि वो सो चुकी है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है। तब हमें पता लगता है कि जेनाई जगी हुई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती। फिर जेनाई सो जाती है और सुबह सुबह में जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि राइली उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया है। उसने खुद कॉफी बनाई है। कॉफी कड़वी है, लेकिन जेनाई को यह बात बहुत पसंद आई कि राइली इतनी एफर्ट डाल रहा है, इसीलिए वो राइली के सीने पर सर रख के सोने लगती है। फिर ये दोनों जाते हैं सुपरमार्केट। अभी जितना सामान चाहे उतना सामान ले सकते हैं अपने जरूरत के मुताबिक, इसीलिए दोनों बहुत सारी ट्रॉलीज भर लेते हैं और सारी चीजों को लेकर के बाहर आते हैं। तब राइली जेनाई को कहता है कि यहीं पर रुको, और इतना कहते ही वो एक दूसरी गाड़ी लेकर के आता है। फिर ये लोग गाड़ी में सामान भरते हैं और अलग अलग गाड़ियों से होटल पहुंचते हैं। तब राइली एक बार फिर से जेनाई को नीचे रोक देता है और ऊपर जाकर के सारा सामान लाता है और कहता है कि अब हमें होटल में रहने की जरूरत नहीं है, समय आ गया है अपग्रेड करने का। फिर वो सारी चीजों को गाड़ी में रखते हैं और एक बार फिर से यहाँ से निकल जाते हैं और राइली अपनी गाड़ी को ले जाकर के रोकता है एक शानदार घर के पास। फिर जेनाई को कहता है कि अब ये घर हमारा है, यहाँ की अब सारी जगह हमारी है, हम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। फिर इतना कहने के बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और जेनाई घर को देख करके बहुत खुश होती है और राइली को देख करके भी। फिर ये दोनों जाते हैं कपड़ों की दुकान में और मनचाहे कपड़े अपने लिए चुनने लगते हैं। जेनाई एक एक करके सारे कपड़ों को ट्राई करने लगती है और राइली उसे ऐसे ही कपड़े देते रहता है। ये दोनों बहुत सारे कपड़ों का ट्रायल लेते हैं, फिर हंसी मजाक करने लगते हैं कि इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर ये अपने लिए बहुत सारे कपड़े लेते हैं और बाहर आ जाते हैं और जो भी चीजें इन्हें जरूरत की लगती है वो उसे भी उठा लेते हैं और अंत में ये लोग ढेर सारा शराब पीते हैं। फिर घर वापस आते हैं और तरह तरह के गेम्स खेलने लगते हैं और दिन भर ऐसे ही बातें करते रहते हैं। फिर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम जेनाई कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तब राइली कहता है कि मुझे लगता है कि जो कुछ भी दुनिया में होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है और जरूर ईश्वर ऐसा ही चाहता है। तब जेनाई कहती है कि मैं इन सब बातों को नहीं मानती, मैं लॉजिक में मानती हूँ। फिर राइली यहाँ पे जेनाई को समझाने लगता है और ये दोनों बोर ना हो इसलिए ये लोग निकल पड़ते हैं शहर से बाहर। जेनाई खुले आसमान के नीचे घूमने लगती है। तब राइली उसका हाथ पकड़ता है और उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। तब धीरे धीरे करके जेनाई आजाद होने लगती है और जैसे ही ये लोग पहाड़ों की तरफ पहुंचते हैं, राइली एक कपड़े को जमीन पे डाल देता है, फिर उस पे लेट जाता है। तब जेनाई भी उसका करीब लेट जाती है। ये दोनों कुछ अच्छा समय साथ बिताते हैं। यहाँ पर भी राइली तस्वीरें ले रहा होता है। तब थोड़ी देर के बाद जेनाई उठती है और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और वो नहर की तरफ जा रही होती है। तब राइली भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसने अपने कैमरे को सामने रखा है। वो हर वक्त जेनाई की तस्वीरें खींच रहा है। तब जेनाई अपने सारे कपड़े उतारती है और पानी के अंदर चली जाती है। फिर राइली भी अपने आप को नहीं रोक पाता, वो भी पानी के अंदर चला जाता है। तब ये दोनों यहाँ पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। इन्हें अब किसी बात का कोई भी खौफ नहीं, ना ही कोई डर कि इन्हें कोई देख लेगा। ये लोग जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। तब यहाँ से निकलने के बाद जेनाई यहीं पर सो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो एक बार फिर से निकल पड़ती है फूलों के बागान की तरफ और उसी में टहल रही होती है। राइली एक बार फिर से उसके पीछे पीछे चल रहा है और वो उसकी तस्वीरें खींच रहा है। तब एक वक्त के बाद वो जेनाई को पीछे देखने के लिए कहता है। जेनाई जैसे ही पीछे देखती है, राइली उसकी एक और तस्वीर खींचता है और तब ये लोग घर वापस आ जाते हैं। फिर राइली जेनाई को कहता है कि आज रात हम बाहर डेट पे जाएंगे। तब जेनाई भी तैयार होने लगती है और तैयार होने के बाद जैसे ही ये लोग डेट पे जाते हैं, जेनाई राइली को कहती है कि अब हमें और संभल के रहना पड़ेगा। तुम्हें याद है कल हम सुपरमार्केट गए थे जहाँ पर तुम बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे और एक वक्त के बाद तुम नीचे जमीन पे गिर गए, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी थी। अब हमारी मदद के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ 2 लोग बचे हैं, इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत। चाहे कुछ भी हो जाए हमें बीमार नहीं पड़ना है।
और ना ही अपने आप को चोट पहुंचाना है। और तुम्हें शायद ये बात भी पता होगी कि हम अपने घर भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम वापस कैसे जाएंगे। तब राइली इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तब जेनाई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे। फिर इतना कहने के बाद वो होटल वापस चली जाती है। तब राइली यहाँ से अकेले ही निकलता है। उसके हाथ में एक फूल का गुलदस्ता है और वो पैदल चलता हुआ पहुंचता है होटल। तब देखता है कि जेनाई ऐसे ही लेटी हुई है। तब राइली जेनाई से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अगली बार से सारी चीजों का ध्यान रखूंगा। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपना और तुम्हारा दोनों का ख्याल रखने वाला हूँ। तभी राइली को समझ में आता है कि जेनाई को कोई और बात खाए जा रही है। जेनाई कहती है कि मैं पहले किसी और रूटीन में अपनी जिंदगी जीती थी। मेरे पास मेरी एक ट्रेजर बुक थी, अब वो किताब भी मेरे पास नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी का कोई भी मकसद नजर नहीं आ रहा। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मुझे अपने ट्रेजर बुक की जरूरत है। वो बुक मेरे पिता ने मुझे दी थी। मैंने अपनी सारी मेमोरीज उसमें लिखी हुई है। मैंने उसमें वो लम्हा भी लिखा है जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था। तब राइली इन चीजों को सुनने के बाद मुस्कुराता है और अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। तभी सुबह में जेनाई देखती है कि अब पानी आना बंद हो चुका है। तब वो राइली को कहती है कि अब क्या होगा। फिर राइली कहता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम बस खाना खाओ और एंजॉय करो। इतना कहने के बाद वो स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है। तब जेनाई उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना, हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तब राइली कहता है फिर हम शिकार पे जाएंगे, शिकार करेंगे और उसे खाएंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद जेनाई गुस्सा हो जाती है, लेकिन गुस्सा होने के बाद भी इन दोनों को एक ही साथ रहना है। तब ये लोग फिर से बाहर जाते हैं और राइली नहाने लगता है। तब जेनाई जाती है एक चर्च के पास। उसे वहाँ पर एक स्टैचू नजर आता है। फिर वो उससे बात करती है कि आखिर दुनिया में क्या हुआ है, आखिर सारे लोग कहाँ गायब हो गए, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तभी राइली आता है यहाँ पे जेनाई के पास और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, हम शहर के उस पार जाने वाले हैं। फिर ये दोनों जाने लगते हैं और राइली बार बार कहता है कि ये शहर कितना खूबसूरत है, अब हमारे पास पूरी दुनिया है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तब जेनाई कहती है कि मुझे सिर्फ अपने घर वापस जाना है। तभी राइली उसे लेकर के जाता है बियर्ड के पास और कहता है कि ये पृथ्वी की धड़कन है, तुम धड़कन को सुन सकती हो। लेकिन जेनाई को इन बातों में कोई भी रुचि नहीं है। फिर राइली उसे लेकर के जाता है पर्वतों पे और ग्रेट ट्रोल की कहानी सुनाता है, लेकिन जेनाई को इस बात में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब राइली उसे लेकर के जाता है क्रैश प्लेन के पास और बताने लगता है कि अब इतिहास बनने वाला है और देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना कहते ही वो तस्वीर खींचने लगता है। तब जेनाई राइली को कहती है कि तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आ रही, ये मंजर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, ये मंजर भयानक है। पृथ्वी की सबसे खूबसूरत चीज गायब हो चुकी है, यानी कि इंसान। हम दोनों एक चीज को नहीं देख रहे और ना ही एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें इस पुरानी चीज में खूबसूरती नजर आती है, मुझे यादें नजर आती हैं। फिर इतना कहने के बाद वो गाड़ी लेकर के चली जाती है और राइली यहीं पर टूटे हुए प्लेन के अंदर सो जाता है और जेनाई कुछ दूर जाकर के गाड़ी में सो जाती है और सुबह सुबह वापस आती है। तब वो देखती है कि राइली प्लेन के अंदर ही सोया हुआ है। तभी राइली की आंख खुलती है और आंख खुलते ही वो जेनाई को देखता है जो प्लेन के बाहर खड़ी है। तब ये दोनों दोबारा घर वापस आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद अब राइली बाहर चला जाता है तस्वीरें खींचने के लिए और जेनाई घर पे अकेली ही होती है। वो सबको मेल करने की कोशिश कर रही है ताकि वो इंसानों को ढूंढ ले। फिर जेनाई जाती है चर्च और वो ईश्वर से दुआ करने लगती है कि इंसान वापस आ जाए। तभी दूसरी तरफ हम राइली को देखते हैं जिसे लगता है कि वो लिफ्ट के अंदर फंस चुका है, लेकिन ऐन वक्त पे लिफ्ट खुल जाता है। फिर राइली वापस आता है और जेनाई को लेकर के जाता है एक और खूबसूरत जगह पे और वहाँ पर भी वो ढेर सारी तस्वीरें खींचता है। तब जेनाई राइली के करीब आती है और कहती है कि तुम अभी भी तस्वीरें क्यों खींच रहे हो, जबकि तुम्हें ये बात भी पता नहीं है कि ये तस्वीरें डेवलप कहाँ पे होंगी। तभी ये लोग वापस आ जाते हैं और फिर से शहर में घूम रहे होते हैं। तभी जेनाई को एक स्टूडियो नजर आता है जहाँ पर तस्वीरों को डेवलप किया जा सकता है। तभी जेनाई वापस जाती है उस फूलों के दुकान में। तब उसे पता लगता है कि सारे के सारे फूल और उसके पौधे सूख चुके हैं। फिर वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और राइली जैसे ही इस चीज को देखता है कहता है कि शहर में और भी फूल के बहुत सारे पौधे हैं, मैं तुम्हें वहां लेकर के चलूंगा। तब ये दोनों एक बार फिर से निकल पड़ते हैं और बहुत देर ड्राइव करने के बाद पहुंचते हैं केबिन के पास और केबिन के अंदर चले जाते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर आग जलाई जा सकती है। फिर ये लोग जैसे ही लकड़ियां लेने के लिए बाहर जाते हैं, राइली अपने सामने एक इंसान को देखता है जिसका नाम है नील्स और नील्स भी इन्हें देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाता है। तब ये लोग नील्स को अंदर लाते हैं और उससे बात करने लगते हैं कि उन्हें लग रहा था कि सारे इंसान खत्म हो चुके हैं। तब नील्स कहता है कि मुझे भी यही लग रहा था। फिर मैं शहर से दूर चला गया इंसानों को ढूंढने, लेकिन एक वक्त के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई भी नहीं है। तब मैं वापस आया अपने घर कि मैं अपनी अंतिम सांसें यहीं पे ले सकूं। और इतना कहने के बाद वो जोर जोर से खांसने लगता है। नील्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब ये लोग उसे पानी देते हैं और जेनाई नील्स को कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा, अब हम 3 लोग हैं, हमें एक साथ जिंदा रहना है। तभी रात हो जाती है और राइली सो जाता है।
फिर जेनाई और नील्स दोनों आग के पास बैठे होते हैं। तब नील्स जेनाई से पूछता है कि तुम लोग आइसलैंड में क्या कर रहे हो। तब जेनाई बताती है कि हम लोग वेकेशन पे आए थे और मैं अब अपने परिवार के पास वापस नहीं जा सकती, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। तब नील्स भी यही कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी दूरी पे हो, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे परिवार वाले गायब हो चुके हैं। और इतना कहने के बाद वो भी रोने लगता है। तब जेनाई सो जाती है। फिर सुबह सुबह राइली उसके पास आता है। वो आराम से जेनाई को उठाता है और कहता है कि नील्स की मृत्यु हो गई। फिर जेनाई बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तब राइली कहता है कि हमें उसकी बॉडी को दफनाना पड़ेगा, पास में ही एक कब्रिस्तान है। तब वो जाकर के गड्ढा खोदने लगता है। फिर जेनाई कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें उसे नहीं दफनाना चाहिए। फिर राइली कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, हम इंसान हैं और इंसान यही करते हैं, हमें उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तब जेनाई कहती है कि नहीं, अगर नील्स जिंदा है तो और भी लोग जिंदा होंगे, हम और लोगों को ढूंढेंगे, फिर अंतिम संस्कार करेंगे। फिर इतना कहने के बाद वो बहुत सारा डक्ट टेप इकट्ठा करती है और पूरे शहर में घूमने लगती है। वो हर एक दरवाजे को खटखटाती है और जब कोई नहीं आता तो उसके दरवाजे पे टेप लगा देती है जिससे वो समझ सके कि यहाँ पे कोई नहीं है। तब राइली इन सारी चीजों को देख करके इरिटेट होता है और कहता है कि अगर इंसान जिंदा होते तो वो सड़कों पे होते, ना कि छुपे हुए होते, तो तुम्हें पागलपन करना बंद कर देना चाहिए। तब जेनाई कहती है कि ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। तब राइली कहता है कि शायद ईश्वर की यही मर्जी थी, हमने हमेशा से सुना था कि दुनिया खत्म होने वाली है, शायद यही अंत है, ईश्वर ने सबको एक झटके में खत्म कर दिया और हम भी धीरे धीरे खत्म होंगे। तब जेनाई कहती है कि मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तब राइली समझ जाता है कि अब धीरे धीरे जेनाई की मानसिक स्थिति खराब हो रही है। फिर वो उसे लेकर के जाता है लेक साइड पे, जहाँ इन लोगों ने अच्छा समय एक साथ बिताया था, और वो जेनाई को समझाने लगता है। और जेनाई देखती है कि राइली की आंखों में आंसू आने वाला है। तब वो उसे गले से लगा लेती है और सोचने लगती है कि इन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। फिर ये लोग घर वापस चले आते हैं। तभी जेनाई के लैपटॉप पे एक मैसेज आता है और वो मेल को देख करके खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो मेल को ओपन करती है, वो देखती है कि राइली ने उसे एक फोटो भेजी है। तब वो निराश हो जाती है। एक बार फिर से उसकी उम्मीद टूट गई। उसे लगा था कि किसी और ने उसे संदेश भेजा है। तभी राइली घर वापस आता है। फिर उसे एक बड़ा सा एनवेलप नजर आता है जिसपे उसका नाम लिखा है। तब राइली जैसे ही एनवेलप को खोलता है, अंदर उसे सिर्फ और सिर्फ जेनाई की तस्वीरें मिलती हैं, जिन तस्वीरों को उसने खींचा था। जेनाई ने इन सारी तस्वीरों को खुद डेवलप किया है। तब इन चीजों को देखने के बाद राइली डर जाता है और एक एक करके हर एक उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पर जेनाई जाया करती थी। फिर अंत में वो पहुंचता है चर्च के पास, जहाँ पर उसे जेनाई की गाड़ी नजर आती है। तब वो भागता हुआ जाता है नदी के पास और वहाँ पर उसे जेनाई की बॉडी मिलती है। अब जेनाई मर चुकी है। तब वो भी पानी में कूद जाता है। वो जेनाई की बॉडी को बाहर निकालता है और उसे एहसास होता है कि अब जेनाई उसके साथ नहीं है। तब वो भी पानी में कूद करके अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो बाहर आ जाता है और जेनाई को उठा करके आगे आने लगता है। तभी वो जमीन पे गिरता है और उसे एहसास होता है कि अब जेनाई उसके साथ नहीं है और ना ही कभी उसके साथ हो पाएगी। उसे अपनी जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी। तब वो जेनाई को छोड़ता है और वापस आकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। राइली अंदर से टूट चुका है। उसे अब पता नहीं कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, फिर भी वो जिंदा रहना चाहता है इस चीज को जानने के लिए कि आखिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। और यहाँ से वो ऐसे ही गाड़ी चलाते जाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।